दोस्तों कैसे हो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। ठीक है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, बीच में थोड़ा सा ना हो जाता है यार, 1-2 दिन के लिए गैप हो जाता है, लेकिन ज़्यादा दिन का मैं गैप होने नहीं दूंगा। तो देखो, हमने ना इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग डिटेल में कंप्लीट किया है। ठीक है, उसका एक पार्ट मतलब एक वीडियो हो चुकी है, एक लेक्चर हो चुका है। ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने भी कंप्लीट किया है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, उसका भी हो चुका है कंप्लीट। अब हम देखेंगे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब बेसिकली इसमें हम प्रिंसिपल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ना चालू करता हूँ। ठीक है, हम पहले प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, वेरियस चीज़ें देखेंगे जो मेरे दोस्तों को बहुत बहुत हेल्प करेगी। तो चालू करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, बट मैं आपको पहले गैप्स के बारे में बता दूँगा। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, देखो आओ बताता हूँ आपको। देखो ये डेफिनेशन है कि द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल रेफर टू द रूल्स और गाइडिंग अडॉप्टेड टू फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। कुछ नहीं, मैंने क्या कहा था कि मैं थ्योरी आपको ऐसे पढ़ाऊंगा नहीं, सिंपल बढ़िया आता है। गैप्स हम ना उनको कहते हैं कि ऐसे रूल्स ऐसी गाइडलाइन जो आपको भाई अडॉप्ट करनी पड़ेगी। कब अडॉप्ट करनी पड़ेगी? जब आप ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कर रहे हो। क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो कुछ भी आप रिकॉर्ड नहीं करोगे ना, आपको पता होगा कि यार ये आइटम मुझे कहाँ रिकॉर्ड करनी, ये चीज़ मुझे कहाँ रिकॉर्ड करनी, तो ही रिकॉर्ड करोगे। मैंने बिल्कुल सही बोला, मैं कोई गलत बात बोलूँगा भी नहीं। क्यों मैं गलत बात बोलूँगा? मैंने बात सही बोली ना। तो गैप्स में ही दिखाएंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है बताएंगे। सो हम पहले अभी हम पढ़ेंगे, पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, कैसे पढ़ाएगा सबको डिटेल में। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत आसान है। आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, नहीं। मैंने क्या था, मैं थ्योरी स्पेशलिस्ट कैसे बोलता हूँ अपने आप को, देखो। पहला हमारा बिजनेस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मतलब जो कॉन्सेप्ट में सबसे पहला आता है वो आता है बिजनेस एंटिटी। सुनो इसके बारे में। इसका मतलब यार ये होता है कि आप कभी भी, जैसे आपने भी जब आपने क्लास 11th में अकाउंट्स ली होगी, तो आपको किसी ना किसी ने बताया ज़रूर होगा, आपके टीचर ने बोला होगा बेटा तुम्हें अकाउंट्स कर रहे हो ना। आपने कहा हाँ सर हम कर रहे हैं अकाउंट्स। तो बेटा आपको ना बिजनेस बन के सोचना, बिजनेसमैन नहीं। तो सही बात है कि बिजनेस एंटिटी मतलब इसको बोलते हैं हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब जहाँ पे बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होते हैं। आप अगर अकाउंट करें तो रियली आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई मैं बिजनेस हूँ, क्योंकि अगर मेरे में कोई कैपिटल लगा रहा है, मुझे लॉस हो, तो बिजनेस बन के सोचो। बिकॉज अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होते हैं। पहला सर क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा आओ, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। भाई जो पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उसी को रिकॉर्ड करो, आलतू फालतू के रिकॉर्ड मत करो। ठीक है, आओ अगला आओ, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कि हमें पता है, हम जो अकाउंटिंग करते हैं ना, हम ये सोच के करते हैं कि भाई जो बिज़नेस है ना वो लंबे समय तक चलेगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो जब हम ये सोच के अपनी अकाउंटिंग बनाते हैं तो हमें पता रहता है कि हमारा जो बिज़नेस है ना बहुत लंबे समय तक चलेगा, तो उसके हिसाब से हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि यार आज आपने नई नई दुकान खोली भाई, आपने पार्टी वार्टी तो आप बंद कर दो कि नहीं मेरे पास इतना ही काम था कि पार्टी देने का, आगे का काम नहीं था मेरा। ऐसा तो नहीं होगा, है ना। 3 पॉइंट क्लियर हुआ, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, हम अकाउंट जो मेंटेन करेंगे वो मेंटेन करेंगे अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। आप लोग अकाउंट्स वाले हो, आप लोग कॉमर्स वाले हो, आज से अपना जो आपके पास कैलेंडर पड़ा है ना वो फाड़ दो और उसको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रखो। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेकिन वैसे ही करो कि आप अकाउंट्स वाले हो, आप कॉमर्स वाले बंदे हो। आपको याद रखना है कि हमारे कॉमर्स के विभाग में, हमारी कॉमर्स की दुनिया में कैलेंडर हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट इसलिए बताता है कि जैसे भाई एक प्रोडक्ट है, इसमें अब आपको बताना है कि वैसे कि भाई ये प्रोडक्ट बना है, फॉर एग्जांपल मेरी ना दुकान है, मेरी शॉप है, मतलब दे दनादन शॉप है। नाम है मेरी शॉप का दे दनादन शॉप। ठीक है, देखो मेरी शॉप का नाम है दे दना दन शॉप। ठीक है, और मैं बनाता हूँ टॉयज़ बनाता हूँ। ठीक है, मेरा एक टॉयज़ बनाने का खर्चा आता है 10 रुपये आता है। ठीक है, मैं आपको साफ साफ लिखता हूँ, मेरे एक टॉय बनाने का खर्चा 10 रुपये आता है, जिसमें 3 रुपये की लेबर हो गई, 2 का रॉ मटेरियल होगा और आलतू फालतू खर्चे से जुड़ जुड़ के बनेंगे। तो इसको रिकॉर्ड, इसकी बात है भाई कॉस्ट बनी, कितना कॉस्ट लग रहा है। अब ये मत लिखना कि मैंने बिस्किट खिलाया एक लेबर को, तो ये सब चीज़ें नहीं लिखना। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब भैया एक सिक्के के, और एक मिनट,
एक सिक्के के दो पहलू, एक है हेड तो एक है टेल। अगर एक बार सिक्का उछलेगा तो एक चांस ये भी है कि हेड भी आ जाए, टेल भी आ जाए, बट एक सिक्के के दो पहलू है ना। तो वैसे अकाउंटिंग के भी दो पहलू होते हैं जिनको हम बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट। आगे पढ़ाऊँगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम मान लो राजू है। अरे यार, मेरा नाम राजू है, आपका नाम काजू है। तो राजू ने काजू को 1,000 का माल बेच दिया, 1,000 का माल बेच दिया। मानता हूँ कि राजू के पास, अब राजू के कॉन्सेप्ट से सोचो कि राजू के पास, सर राजू के पास पैसा आ रहा है, एक राजू के पास 1,000 रुपये आए, ठीक है सर। बट दूसरी साइड में क्या हो रहा है, उसके यहाँ से सामान जा रहा है। तो देखा आपने, एक चीज़ के दो इफेक्ट पड़े, उसके यहाँ सामान जा रहा है लेकिन पैसा आ रहा है। रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट बेसिकली जैसे आप जो सेल कर रहे हो, किस से आपका रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, जैसे सेल करने से, क्या किसी सेल करने से आपकी रेवेन्यू हो सकती है, उसकी बारे में बात हुई है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जहाँ पे कंपैरिजन की बात की गई है। आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको पता है कि आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ था, कितना लॉस हुआ था। बिल्कुल सही बोला मैंने। आओ अगला, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भैया मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग होती है, उसमें डिस्क्लोज़ करो, बताओ आपके पास कितना एसेट है, कितनी लायबिलिटी, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस में चल रहा है। बट फुल डिस्क्लोजर में अगला ही एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बताऊंगा, अभी नहीं, लेकिन आप याद रखना, आपको भाई इसको डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। एनुअल मीटिंग जो होती है कि आपको बताना पड़ता है क्या आपका हिसाब किताब है, क्या नहीं है। अगला था कंसिस्टेंसी। भाई देखो, एक दिन आप अकाउंट्स करके शांत तो बैठोगे नहीं कि आज आपने रगड़ के भाई बैलेंस शीट बनवा ली, ये कर लेना, यार हो गया यार भाई, अब नहीं कर पाऊंगा यार, अब ऐसा नहीं होगा यार, ठीक है, ऐसा नहीं, आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। अगला था कंजर्वेटिव सोच, जो हमारी सोसाइटी में भी अब नहीं पाई जाती, धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब छोटी सोच, ये सिंपल बढ़िया ये बोलती है कि भाई आने वाले जो लॉसेज है ना वो रिकॉर्ड कर लो, बट आने वाले प्रॉफिट मत रिकॉर्ड करो। अभी बताओ कहाँ से समझ कुछ नहीं आया ना, बट याद रख लो कि आने वाले लॉसेस को आपको रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट को नहीं रिकॉर्ड करना। कुल लग रहा है कि मुझे आने वाला यार इस समय में आगे ना ये लॉस हो सकता है, तो लिख लो, अभी लिख लो, आपको ज़रूरत नहीं आगे सोचने की। मेटलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई जो ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट ना वही रिकॉर्ड करो। ऐसे नहीं कि मैंने ना आज अपने वो लेबर को ना 5 रुपये की चाय पिलाई, मट्ठी खिलाई, मैं वो भी लिखूँगा, मेरे को उसका भी हिसाब चाहिए चाहिए, नहीं भाई ऐसा नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ऐसा कोई इतना खास नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई बड़े पहाड़ नहीं है, इतना ही कॉन्सेप्ट आप याद रख लो, उतना ही काफ़ी है आपके लिए। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट करना, वो भी अरे यही तो था मेन वाला जो भाग्य हुआ। मतलब देखो यार, आप जैसे ना, आप जब कभी अकाउंट, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो तो यार आपका एक ऑब्जेक्टिव मैनर भी होना चाहिए कि यार मैं फ्री फ्रॉम बायस। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल यार आप एक अकाउंटेंट हो, ठीक है, आप छेड़छानी करना सोच रहे हो, आप ये करना सोच रहे हो कि मैं सर धोखा, तो नहीं भाई, आप फ्री फ्रॉम बायस रहो कि नहीं यार मैं, मेरा ये कस्टमर है तो मैं उसको अच्छा करके दूँ, नहीं भाई, आप सोचो कि मुझे प्रॉपर एक करने की, जिससे भाई वो इन फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट में फंसती कंपनी तो निकल जैसे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो, तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हम बेसिकली कैश बेसिस है, अक्रूवल बेसिस है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको देखेंगे, बिल्कुल ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। तो मैंने देखो ज़्यादा बचा भी नहीं ना, फिर जीएसटी आ जाएगा, जीएसटी के बाद फिर हम अपना वॉचर्स वाचर्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे बैठ के, अकाउंटिंग क्वेश्चंस होंगे, तो मतलब आपके लिए मज़े मज़े चैप्टर आएंगे, ठीक है। देखो सिस्टम अकाउंटिंग ना ऐसा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, ऐसा मुझे समझाने की जरूरत पड़े। कैश बेसिस अकाउंटिंग, कैश बेसिस सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम क्या होता है, ऐसा कोई है नहीं। सिस्टम बेसिकली क्या, दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब एक सिक्के के दो पहलू, सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब एक सिक्के का एक ही पहलू। ये बेसिकली छोटे मोटे बिजनेस यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर मेजॉरिटी में जो आपकी बुक भी है ये डबल एंट्री सिस्टम, उसके हिसाब से हम चलते हैं, बस इतना समझ जाओ। तो इतना ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में बेस होता है डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। कैश बेसिस क्या होता है, एक्रूवल बेसिस क्या होता है, एक्रूवल बेसिस आप ये समझ जाओ कि आपने ना काम कर लिया, नहीं आपने काम कर लिया, आपको जो पैसे होंगे ना वो इन फ्यूचर में मिलेंगे। आपने काम अभी कर लिया है, फ्यूचर इन बेसिस पे मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं अक्रूवल अकाउंट बोलते हैं, अक्रूवल, ठीक है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। देखो ये रहा, अंडर दिस अक्रूवल बेसिस हाउएवर रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिकॉग्नाइज इन पीरियड ऑफ वे दे अकर रेदर देन आर पेड।
रेदर व्हेन दे आर पेड, अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द, मतलब ये बोल रखा है भाई सर इसका ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड होता है कि भाई जब पेड गए तब नहीं, जब हो गिर रहा है तब रिकॉर्ड कर लो आप, ठीक है, जब ट्रांजेक्शन हो तब रिकॉर्ड कर लो। ऐसा केस बेसिस चलता है कि भाई जब आपको पैसे नहीं तब रिकॉर्ड करो, इसके हिसाब से अकाउंटिंग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इस हिसाब से बटी हुई है। तो मैंने यही आपको कहा था कि मेरी थ्योरी ऐसी नहीं है कि मैं आपको रटवाना थोड़ी ना, मुझे आपके दिमाग में सेट कर देना उसको। तो मतलब हमने ये भी ख़त्म कर दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ये मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके लिए मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, ठीक है। क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट बहुत मज़ेदार है, ठीक है। वैसे देखो इतना कुछ ज़्यादा ना बचा भी नहीं है आपका, ये भी देख लो कुछ ज़्यादा इतना बचा नहीं है आपको। तो हम अगर मेरा हुआ तो मैं अगले अगले में जीएसटी भी ये सब करा के ख़त्म कर दूँगा आपको। और या फिर मैं काम करता, थोड़ा टाइम कितना हो गया, चलो एक काम करते हैं आपको बता ही देते हैं वरना बहुत लोग बोले। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ना, ये समझ लो, मैं आपको ये बता देता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है बेसिकली, ये ना जो तैयार करते हैं प्रोफेशनल बॉडीज़ होते हैं कि यार अगर जब प्रोफेशनल बॉडीज़ तैयार कर रहे हैं तो मतलब भाई इसको मानना ज़रूरी होगा। अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशन है रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट कवरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल। अकाउंटिंग इज एन ऑथोरेटिव स्टेटमेंट इशूड बाय आईसीआई, अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटिंग इन आवर कंट्री। द ऑब्जेक्टिव of accounting is to bring uniformity at different accounting policies into, देखो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है, नॉर्म्स होते हैं कि यार आपको ये फॉलो करना है। भाई अगर आप ये कर रहे हो ना, ऐसे मेथड लगाना है, आप ये चीज़ कर रहे हो इस तरह से करो, तो ये होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये जो प्रोफेशनल बॉडी कर रहे हैं तो भाई फॉलो तो करना पड़ेगा, ठीक है, फॉलो करना पड़ेगा। फ़ायदा ये है कि भाई बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करता है एलिमिनेटिव वेरिएशन इन अकाउंटिंग ट्रीट। जब जैसे आप फॉर एग्जांपल आपको 10 मेथड एक ही ट्रांजेक्शन को, जैसे एक ही मेथड लगाने का, अगर आपको मैंने अगर आपको फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन का कोई फार्मूला लगाना है, अब उसके 10 मेथड हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इससे अच्छा एक ही दो दे दो, एक दो मिल जाएगा वही काम करेगा, ठीक है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बताते हैं भाई आपको ज़्यादा जरूरी नहीं इन्फॉर्मेशन बताना, आपको ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं। नुकसान ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चॉइस बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मैंने क्या कहा था भाई, हैं कम है लेकिन हैं भाई, चूज़ तो करना पड़ेगा। और इट रिगिडली फॉलोड एंड फेल्स टू एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवर राइड द स्टैच्यू, द स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड टू बी फाउंड विद द एम्बिट ऑफ प्रिवेलिंग स्टेटस। देखो अपने हिसाब से हो, सिंपल बड़ी बात है, इतना कोई से ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ भी समझ जाओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नुकसान भी कहीं ना कहीं एक पॉलिसी बन जाती है, तो भाई अब वो एक पॉलिसी एक जगह के लिए सही है, दूसरी जगह में नुकसान हो सकता है, तो ये चीज़ थोड़ा इसके लिए दिखती है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा इसमें दिक्कत कर जाती है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ लगते हैं आप देख लो, सोल प्रोप्राइटरशिप में लगते हैं, पार्टनरशिप, सोसाइटी, ट्रस्ट, हिंदू डिवाइड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज एंड अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, इन सब की बात की गई है, ठीक है। सो ठीक है, जीएसटी आप लोग पढ़ लेना, नहीं समझ आएगा तो मुझे बता देना, मैं फिर इसके सेपरेट वीडियो बना दूँगा। जीएसटी कोई बहुत इसमें वास्ट दिया भी नहीं है, छोटा एक टॉपिक है, आप इसको आराम से पढ़ लो, कितना टाइप की जीएसटी होती है, कहाँ लगती है, ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, आपको अगले में से ये रिकॉर्डिंग को बिना ट्रांजेक्शन ही कराऊंगा, ठीक है। चलो दोस्तों।